हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को पढ़ा था। अब आज अपन ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य क्या है। औचित्य मतलब उपयोगिता, सार्थकता कह सकते हैं। इन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्यों दिया गया, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी सार्थकता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमने एक डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ी है, इसी यूनिट में पहले पढ़ चुके हैं हम। इस परिकल्पना के आधार पर सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया गया था कि गतिशील द्रव्य कण जो होता है वो डबल नेचर रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है। गतिशील द्रव्य कण की डबल प्रकृति से मतलब कण कण तो है ही, इसके अलावा ये क्या शो करता है, तरंग प्रकृति। तो गतिशील द्रव्य कण जो है उसकी डबल नेचर यानी कि कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का अध्ययन इस अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर ही किया जा सकता है। या कह सकते हैं कि किसी कण की कण प्रकृति और तरंग प्रकृति का परस्पर अध्ययन जो है वो किसके आधार पर कर सकते हैं, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर। अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल क्या है, संकीर्ण स्लिट पर इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूँ तो ऑप्टिक्स में फर्स्ट ईयर में भी प्रकाश का विवर्तन हमने पढ़ा है, और इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हमने डेविसन जर्मर प्रयोग मतलब इसी यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग जब हमने द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किया था, द डेविसन जर्मर के प्रयोग के आधार पर ही हमने डी ब्रोगली परिकल्पना को सत्य सिद्ध किया था कि हाँ वाकई में इलेक्ट्रॉन पुंज या द्रव्य कण जो होते हैं वो तरंग प्रकृति रखते हैं, क्योंकि विवर्तन किसका गुण है, तरंगों का। तो तरंग अगर विवर्तन का गुण दर्शाती है और उसी भांति अगर गतिशील द्रव्य कण भी तरंग की तरह बिहेव करते हैं तो उनका भी क्या होना चाहिए, विवर्तन। अब इसको समझने के लिए तो पहले थोड़ा सा बैक थ्योरी तुमको जानी पड़ेगी, यानी कि ऑप्टिक्स तुमने 12th में भी पढ़ी है और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। ऑप्टिक्स में तुमने विवर्तन पढ़ा है, 12th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। ये एक एकल स्लिट है, संकीर्ण स्लिट मतलब, क्योंकि विवर्तन की जो आवश्यक शर्त होती है हम अच्छे से जानते हैं, A < लैम्डा, यानी विवर्तक का साइज तरंगदैर्घ्य लैम्डा की तुलना में छोटा होना चाहिए। तो छोटे से मतलब एकदम बारीक संकीर्ण छिद्र के द्वारा ही विवर्तन ऑब्जर्व हो सकता है। तो मान लीजिए कि संकीर्ण स्लिट है जिसकी चौड़ाई डेल्टा बाई है या A मान सकते हैं। तो इस पर जो प्रकाश का विवर्तन होता है ये थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में और 12th क्लास में भी है। तो पर्दे पर इसका जो विवर्तन प्रतिरूप प्रेक्षित होता है, तो वो क्या प्रतिरूप प्रेक्षित होता है, एक तो केंद्रीय फ्रिंज बनती है मैक्सिमम तीव्रता की, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय उच्छिष्ट। केंद्रीय फ्रिंज बनती है जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट बोलते हैं। और इसका ऑब्जर्वेशन इस तरह से आता है, निम्नलिखित यहाँ विवर्तन की वजह से प्राप्त होते हैं। ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इस तरह का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, यहाँ पे निम्नलिखित आता है और यहाँ केंद्रीय उच्छिष्ट प्राप्त होता है। उच्छिष्ट मतलब मैक्सिमम तीव्रता। दोनों साइड में निम्नलिखित आते हैं, फिर द्वितीयक उच्छिष्ट मिलते हैं। ये पढ़ा होगा ना, ध्यान से याद करो, पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में।
इसकी तीव्रता मैक्सिमम तीव्रता मान लो I0 मान लें, तो इसकी तीव्रता घटते क्रम में होती है I0/22। इसके आगे अगला उच्चिष्ट आएगा, उसकी I0/61 हो जाती है। ये सब पढ़ा है तुमने। और इसका जो पथांतर होता है, जो निम्निष्ठ पर तरंगें मिलेंगी अध्यारोपण जिनका होगा, अध्यारोपण के कारण ही निम्निष्ठ प्राप्त होता है। ये सारा एक्सप्लेन अभी नहीं करना क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, यहाँ इतना सारा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पढ़ चुके हो। पथांतर कितना होता है, ये पथांतर होता है जैसे पढ़ा है, स्लिट की चौड़ाई AB है, ये C, ये थीटा कोण पे मान लो विवर्तन हो गया, तो पथांतर BC बराबर क्या होता है, ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा Y चौड़ाई है। तो पथांतर कैसे निकालते हैं, पथ का अंतर, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम। मैं तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। पथांतर BC बराबर कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में ये थीटा है, आधार, लंब, कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो BC बराबर क्या हो गया, कर्ण साइन थीटा, AB साइन थीटा, AB यानी चौड़ाई जो डेल्टा Y है। तो पथांतर को हम कैसे दिखाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं पथांतर के लिए। तो पथांतर ये डेल्टा Y साइन थीटा होता है, या स्लिट की चौड़ाई A मान लें तो इसको अपन स्मॉल a साइन थीटा भी लिखते हैं। ये पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, पहले सीनियर में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो ऐसा विवर्तन ये तो लाइट के लिए है। ये जो मैंने चित्र बनाया वो काई के लिए है, प्रकाश, प्रकाश का तरंगाग्र है ये, जिसका क्या दिखाया हमने, विवर्तन। यानी पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, उसके दोनों साइड में निम्निष्ठ, फिर उसके बगल में द्वितीयक उच्चिष्ट मिलते हैं जिनकी तीव्रता घटते क्रम में होती है। तो इसी तरह का जो विवर्तन है वो किसके लिए भी ऑब्जर्व होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए भी। क्योंकि इस चीज़ को हम भी अभी इसी चैप्टर में प्रूफ भी कर चुके हैं डेविसन जर्मर प्रयोग से कि इलेक्ट्रॉन पुंज का भी विवर्तन होता है। उसमें हमने निकिल क्रिस्टल के परमाणुओं के द्वारा विवर्तन देखा था। तो यहाँ भी संकीर्ण स्लेट के रूप में एक पतली झिल्ली काम में ले सकते हैं। ऐसा का ऐसा ही प्रयोग ये तो प्रकाश के लिए ऑब्जर्व किया हमने, जिसको हम फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह का प्रयोग अगर हम इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए देखना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, द्रव्य कण जो है वो तरंग की तरह बिहेव करता है डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार, और इसको डेविसन जर्मर प्रयोग से हम प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर चुके हैं। तो इसको अगर अपन यहाँ समझें तो इसको, इस प्रयोग को अगर दिखाएं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए क्या ले सकते हैं, एक पतली झिल्ली, अत्यंत पतली, जिसके परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी बहुत कम होती है। और तरंग दैर्घ्य भी इसी क्रम की है एंगस्ट्रॉम में, पहले हम पढ़ चुके हैं। लैम्डा इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्घ्य 12.27/√v एंगस्ट्रॉम होती है। और अणु या परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस भी एंगस्ट्रॉम में होती है। तो अपने को वो शर्त जो है लैम्डा लगभग बराबर a या a लेस देन लैम्डा जो है वो पूरी हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन यहाँ इसी तरह का देखना है तो हम एक पतली, अत्यंत पतली झिल्ली ले सकते हैं प्रैक्टिकल में, जिसके परमाणुओं के बीच की दूरी या अणुओं के बीच की दूरी संकीर्ण स्लिट का काम करेगी। जैसे यहाँ संकीर्ण स्लिट ली है, वैसे यह संकीर्ण स्लिट का काम कौन करेगा, अणु या परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस। अब ये हमने इलेक्ट्रॉन पुंज इस पे आपतित करा दिया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज, जो कि त्वरित है। त्वरित का मतलब अत्यधिक तीव्र वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। विद्युत विभवांतर लगाकर हम त्वरित कराते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज को, पहले डेविसन जर्मर प्रयोग में पढ़ चुके हैं। तो इसके भी ऑब्जर्वेशन इसी जैसे प्राप्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पुंज का भी अगर विवर्तन देखते हैं तो उसी तरह के प्राप्त होते हैं। यहाँ हम दिखा सकते हैं विवर्तन को, ये निम्निष्ठ दोनों साइड में मिलता है, इसलिए दोनों साइड दिखा सकते हैं। और ये केंद्रीय उच्छिष्ट हो गए, यहाँ पे जैसे वहाँ प्राप्त हुआ वैसा ही ऑब्जर्वेशन है, केंद्रीय उच्छिष्ट मिल गया। और थीटा कोण पर यहाँ हमें दोनों साइड में निम्निष्ठ मिल गए। ये फर्स्ट निम्निष्ठ जैसा वहाँ होता है वैसा ही।
तो विवर्तन के ऑब्जर्वेशन जो हैं वो प्रकाश की तरह ही यहाँ भी ऑब्जर्व होंगे। तो यहाँ हमने माना है कि संकीर्ण स्लिट जो कि अत्यंत पतली झिल्ली के परमाणु के बीच की दूरी के रूप में यूज़ हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का थीटा कोण पर विवर्तन हुआ तो निम्नलिखित वहाँ मिल गया हमें। ठीक है, अब इसमें जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो किसके बराबर होगी? यहाँ जो संकीर्ण स्लिट की दूरी है, चौड़ाई जो है डेल्टा वाई, वो क्या होगी? स्थिति में अनिश्चितता के बराबर, क्योंकि इसी पर इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित होना है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो स्थितियाँ होंगी वो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होंगी। जैसे अनिश्चितता का मैंने कुछ दिन कल पिछली क्लास में बताया कि अनिश्चितता का मतलब फिक्स नहीं है, कोई यहाँ से यहाँ तक के बीच में हो सकती है। तो यहाँ स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होगी? डेल्टा वाई के बराबर। तो स्थिति में अनिश्चितता किसके द्वारा शो करेंगे? डेल्टा वाई। अब जैसे यहाँ पथांतर होता है वही रूल्स यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि विवर्तन पैटर्न एक जैसा ही मिलता है। जैसा विवर्तन पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व होता है प्रैक्टिकली, वैसा ही वहाँ भी हो रहा है। केंद्रीय उच्चिष्ट वहाँ भी मिल रहा है, दोनों साइड में निम्नलिखित मिल रहे हैं, तो सिमिलर पोजीशन है। तो इसके लिए भी जब पथांतर अपन लिखते हैं तो पथांतर क्या लिखा हमने? डेल्टा वाई बराबर डेल्टा बराबर डेल्टा वाई साइन थीटा। और निम्नलिखित के लिए अगर लिखते हैं, निम्नलिखितों के लिए ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं अपन, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। तो निम्नलिखितों के लिए पथांतर जो होता है डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। एन का मतलब जो निम्नलिखित या उच्चिष्ट में प्राप्त हुए हैं उसका क्रम है। तो एन बराबर 1, यानी पहले निम्नलिखित के लिए ले रहे हैं, तो एन बराबर 1 के लिए क्या हो गया? डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा। तो डेल्टा वाई बराबर क्या आ गया? लैम्डा अपॉन साइन थीटा। यानी कि स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर हो गई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा अपॉन साइन थीटा। अब संवेग में अनिश्चितता देखें अपन, तो वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि विवर्तन वाई डायरेक्शन में हुआ। ये वाई डायरेक्शन हो गई ना, इधर एक्स डायरेक्शन है। तो संवेग में अनिश्चितता वाई डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो इसका वाई संवेग का घटक, क्योंकि एक्चुअली जो मूल दिशा है इसके आपतन की पुंज की, वो तो एक्स डायरेक्शन है। तो संवेग मान लो यहाँ पी है, तो पी के दो घटक जो होंगे, इधर पी कॉस थीटा और इधर कौन सा हो जाएगा? पी साइन थीटा। तो इसलिए ऊपर की तरफ प्लस में पी साइन थीटा और नीचे की तरफ माइनस पी साइन थीटा। तो संवेग में जो अनिश्चितता अपन ज्ञात करेंगे, चूँकि विवर्तन ऊपर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, संभावना दोनों तरफ है, इसलिए संवेग में अनिश्चितता कैसे लिखेंगे? संवेग की स्थिति क्या है? संवेग में अनिश्चितता को कैसे शो करेंगे? डेल्टा पी वाई, वाई दिशा में है इसलिए वाई लगा दे संकेत। तो ऊपर की तरफ संवेग प्लस पी साइन थीटा हो गया और नीचे की तरफ माइनस पी साइन थीटा, और इनके बीच में है तो इनका डिफरेंस हो गया। तो ऊपर प्लस पी साइन थीटा, नीचे माइनस पी साइन थीटा, दोनों के डिफरेंस के बराबर संवेग में अनिश्चितता होगी। तो डेल्टा पी वाई बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया? 2p साइन थीटा। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग गुणनफल देखते हैं, यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई, तो कितना आएगा? डेल्टा वाई का मान क्या है? लैम्डा अपॉन साइन थीटा। डेल्टा पी वाई का मान क्या हो गया? 2p साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितना मान आया? 2p लैम्डा। इसको समीकरण नंबर हमने लिख दिया 3। अब चूँकि जो डी ब्रोगली परिकल्पना थ्योरी हमारी है, इसमें डी ब्रोगली थ्योरी तो चल ही रही है, क्योंकि उसी परिकल्पना के आधार पर तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि विवर्तन होता है या कण तरंग प्रकृति दिखाता है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना से लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन पी। तो लैम्डा की जगह h अपॉन पी लिख दें या p बराबर h अपॉन लैम्डा लिख दें, तो क्या आया? डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 2
पी की जगह एच अपॉन लैम्डा लिख दो और लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई का जो गुणा है वो किसके बराबर आया, 2h के बराबर। और 2h की जो वैल्यू आएगी वो एच बार अपॉन 2 से ज़्यादा ही आएगी, यानी डेल्टा वाई और डेल्टा पी वाई इज़ ग्रेटर देन एच बार अपॉन 2, जो हमने पहले प्रूफ किया था। एच अपॉन 2 पाई होता है एच बार अपॉन 2, तो ये इससे ज़्यादा ही है क्योंकि 2h के बराबर है, तो एच बार अपॉन 2 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो एच अपॉन 2 पाई होता है। 2h की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 6.62। इसका वैल्यू कितनी होती है, 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, और एच बार की वैल्यू तो कितनी है, 1.05 गुणा 10 की घात माइनस 34, तो इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो प्रूफ हो गया इससे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य ये समझ में आया कि इससे हम कण की, द्रव्य की, तरंग और कण प्रकृति दोनों का पारस्परिक अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो अब अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस, क्या यूज़ कर सकते हैं इसका। तो पहला अनुप्रयोग अपन देखें, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होना। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता, इसको प्रूफ कर सकते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की थ्योरी का यूज़ करके। ये तो अपन सब जानते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता, इस चीज़ को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो परमाणु मॉडल हमने पढ़ा है। परमाणु में नाभिक जो होता है, जहाँ की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट होते ही हैं, अब अपने को ये प्रूफ करना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है सामान्यतः एक जनरल वे में तो 10 की घात माइनस 15 मीटर कैटेगरी की होती है। नाभिक की रेडियस क्या होती है, फर्मी में होती है ना, 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो कोई एग्जैक्ट कोई वैल्यू ले सकते हैं अपन। तो परमाणु के या परमाणवीय नाभिक की त्रिज्या r बराबर लगभग कोई वैल्यू ले लेते हैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो नाभिक में जब इलेक्ट्रॉन अगर है, अभी मान के चल रहे हैं अपन कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर होनी चाहिए, इस त्रिज्या के बराबर, क्योंकि इसके बाहर तो जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन के रहने का एरिया इसी के अंदर है, यानी यही फील्ड है इसका। तो इसकी स्थिति यानी कि दूरी, डिस्टेंस की जो अनिश्चितता है वो त्रिज्या के ही बराबर होगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित हो तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता को क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा x लिख लो। तो ये किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर, यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर, क्योंकि इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा तो बाहर आ नहीं सकते। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या हो गई, डेल्टा x बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इसमें यूज़ करते हैं अपन। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2। अब इक्वल वाला चिन्ह ले लें क्योंकि अपन को सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच बार अपॉन 2। तो यहाँ संवेग में अनिश्चितता क्या ज्ञात होगी इससे? संवेग में इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? ये मिनिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम लिख सकते हैं इसको एच बार अपॉन 2 डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.05 गुणा 10 की घात माइनस 34 2। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हुई स्थिति में अनिश्चितता? 5 गुणा 10 की घात माइनस 15। तो 2 पंजे 10 हो गए। 10 का मतलब यहाँ से बैलेंस होगी 10 की घात माइनस 15 में से एक बैलेंस होगी माइनस 14। माइनस 14 में से 34 गए, कितने बच गए ऊपर? 10 की घात 20 माइनस 20 माइनस 34 है, नीचे से माइनस 14 बैलेंस होगी तो क्या हो गई? माइनस की 20। ये संवेग में अनिश्चितता आ गई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब ऊर्जा अपन ज्ञात करें इलेक्ट्रॉन की नाभिक के अंदर। तो चूँकि सेकेंड ईयर में हमने इलेक्ट्रॉन संवेग आपेक्षिता पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी कण के लिए ऊर्जा संवेग आपेक्षिता से, तो ई स्क्वायर बराबर क्या होता है वहाँ से? पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, यानी ई बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ये पढ़ाएगी नहीं मैथमेटिकल फिजिक्स में, आपेक्षिता थ्योरी में, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 c4। अब चूँकि m0 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है तो m0 c4 की वैल्यू जो है वो पी स्क्वायर सी स्क्वायर की तुलना में नेग्लेबल मान सकते हैं, नगण्य। तो इसको अगर नगण्य मान लें यहाँ से तो ये ख़त्म हो गया, तो E लगभग बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या E लगभग बराबर पी सी। अब P का मतलब P मिनिमम है यहाँ पे, या डेल्टा P लिख दें इसको इंटू सी। तो E की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा P मिनिमम मतलब ये संवेग में अनिश्चितता का वैल्यू यहाँ रख दें तो कितनी वैल्यू आई अपने पास? 1.05 गुणा 10 की घात माइनस 20। और C का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 10 की घात कितनी हो गई? माइनस की 12। ये जूल में वैल्यू आएगी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग दे देते हैं, तो कई बदल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना मान आया इसका? 1.6 का भाग देंगे इसमें तो लगभग 16 एकम 16, 15 बचे 16 नाम 144 और 10 की घात कितनी हो गई? 19 ऊपर जाएगी तो 7, 19 ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी 12 कम हो गई, या 19 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लगभग, या लगभग में लिख दो तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। 19 से समथिंग में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की घात 6 का मतलब मेगा होता है कि नहीं? तो यानी नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को अपन सत्य माने तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को स्थायी रूप से प्रेजेंट होने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ये भी, क्योंकि संवेग हमने मिनिमम लिया है तो एनर्जी भी क्या है? ये मिनिमम। तो अगर अपन ये मान के चलें कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मान लीजिए कि है, क्योंकि नाभिक किसी ने नहीं देखा आज तक, ना उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को रहते हुए देखा है, सिर्फ हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट जो मिलते हैं उसके आधार पर मानते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस पूरे एनालिसिस के आधार पर ये प्रूफ होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक में माने कि वो है तो कंप्लीट स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को स्थायी रूप से नाभिक में प्रेजेंट होने के लिए उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए?
20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रैक्टिकली जो हमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से मिलते हैं, यानी कि जैसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कितनी होती है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि हमने इस पूरे एनालिसिस के आधार पर जो रिजल्ट निकाला, तो नाभिक में उपस्थित होने के लिए इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और होती कितनी है एक्चुअल में? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो कितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसको? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा होती ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता।